बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रीजनल के हालात और हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने एक छोटे साइज़ का मुल्क होते हुए भी इतने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी है कि जिसके लिए हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेशादवानियों का आगाज़ हो चुका था और पाकिस्तान को शिकस्त देने के दर पे हमारे बहुत से दुश्मन, जो सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी से तो ख़ाइफ नहीं थे बल्कि इस्लाम के नाम से ख़ाइफ थे। और स्पेशली जब उनको ये पता चला कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाला एक मुल्क है और वो वजूद में आ चुका है, तो जनाब उन्होंने अपनी तमाम तोपों का रुख हमारी तरफ कर दिया। आज के ये हमारे दोस्त नमा दुश्मन उस वक़्त कुछ भी नहीं बेचते थे, बल्कि उनको क्या कहना चाहिए कि ये क्या बेचते थे, ये तो हाजियों तक को लूट लेते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे पहला जो हमारा युद्ध, हमारी जो वॉर हुई, वो हमारे राइवल इंडिया के साथ 1948 में हुई। वो खा कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने का दर पे हों। बहरहाल इंडिया के साथ हमारी मुखासमत चलती रही। उसके बाद हम आ पहुँचे जनाब 1965 में। तो हमने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक वॉर हुई जिसमें हमने अपना डिफेंस बहुत अच्छा किया। और उस डिफेंस के बाद इंडिया को ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान के दो बाजू होते हुए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान होते हुए, हम पाकिस्तान को जंग के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। तो उसने जनाब हमारे मुल्क में जो हमारे जो अलग होने वाले नासर थे उनको उठाना शुरू कर दिया और उसका सबसे पहला टारगेट बना ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बहरहाल 1971 का जो सानहा वो हो गया और उसमें हमारा एक बाजू टूट गया, जिसको आज लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और हम एक मगरबी पाकिस्तान को लेकर तनहा रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान ने अपने चारों बाजू को, पांचों बाजू को इकट्ठा रखा हुआ है सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। आगे चलते हैं तो जनाब हमें यह नजर आता है कि पाकिस्तान के जो आला दिमाग उस वक़्त के थे, उन्होंने जनाब सोचा कि पाकिस्तान को शिकस्त देने वाला कोई और नहीं है, इंडिया की ये जरूरत नहीं हो सकती। ये उस वक़्त का एक बहुत बड़ा, जिसको वाइट बियर कहा जाता था, यानी कि सफ़ेद रीछ, वो था रूस। तो पाकिस्तान ने अपना फिर उसकी तरफ पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने फिर अफ़गानिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंटें ऊपर नीचे लाईं कि उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब सोवियत यूनियन को मजबूर होकर बबरक कारमल की और नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट के लिए अफ़गानिस्तान में आना पड़ा। और फिर दुनिया ने देखा कि हमने 12 साल तक अफ़गानिस्तान में रशिया को जाए रखा और उनको वो शिकस्त फाश दी कि जिससे वो सोवियत यूनियन से टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया और आज उसका नाम सिर्फ रशिया रह गया। सोवियत यूनियन में से 12 मुल्क निकल गए। उसने हमें एक महाज के ऊपर शिकस्त दी थी इंडिया के साथ मिलकर, वो था ईस्ट पाकिस्तान। वो अपनी बे ऑफ बंगाल में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को ले आया था, तो उसकी वजह से अमेरिकन और यूके के जो दिफाई अताशी थे वो डर के सिंगापुर में छुपे रहे, वो हमारी मदद को नहीं आए। तो हमें यह भी मालूम हो गया कि अगर आपके ऊपर जंग मसलत होती है तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो बहरहाल हमने उसके बाद अपना डिफेंस को एनालाइज किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने न्यूक्लियर पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू किया और आज पाकिस्तान जीता जागता एक न्यूक्लियर पाकिस्तान आपकी आंखों के सामने मौजूद है। गो कि हमारे बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान का साइज मुल्क होते हुए कोई इतने अच्छे से अपना दिफा नहीं कर सकता। जो मुल्क चारों तरफ से अंदरूनी बैरूनी दोस्त नमा दुश्मन मुल्क ममालिक से यानी कि गिरा हो, उस वक्त तक आप समझें कि उस मुल्क का जिंदा रहना ही बहुत बड़ा मौजा है और ये पाकिस्तान के लोगों की कर्ज है कि वो इसका जिंदा रखे हुए। का माजर चाहता हूँ, आगे चलते हैं। ट्रंप साहब ने जनाब अब आपको पता है कि अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला निशाना उसके अपने जनरल बने और उसने टॉप जनरल्स को फर्क करना शुरू कर दिया और उनको बता दिया कि आप लोगों ने जो आज तक गंदा खेल खेला है वो अब और नहीं चलने वाला, और मैं आप लोगों की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के ताबे करके रहूँगा और आप लोगों को इसमें इस गंदे खेल से निकलना होगा। और उसने उन तमाम टॉप जनरल्स को फर्क करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ट्रंप ने अभी अफगानिस्तान की जो पॉलिसी लॉन्च की है तो उसमें यह है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके अब एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान में अपने पांव फैलाने चाहते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्टली नहीं आएंगे।
وہ اس کے لیے پاکستان کو یوز کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے کیا ہے، اور پاکستان کی آف کورس اسٹیبلشمنٹ باہیں پھیلائے بیٹھی ہے کہ ٹرمپ صاحب ہمیں اشارہ کریں اور ہم آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان کے اپنے کئی اصلی دشمن جن کو ہم لے کے آئے تھے وہاں پہ گورنمنٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ہمارے ہی زہریلے دشمنوں کو پالنا شروع کر دیا، جنہوں نے پاکستان کے سویلین کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارے جو سپاہی ہیں، جو ہمارے سرحدوں کے نگہبان ہیں، ان کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور ہمیں اس کا خراج شہادتوں کی شکل میں دینا پڑا۔ بہرحال امریکہ نے جو وزیر خارجہ ہے اس نے مارک رومیو اس نے اعتراف کیا ہے کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں وہ پہلے جیسی سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گرد قوتوں کا منبع بن چکا ہے، اور وہاں پہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس پیدا ہو چکے ہیں جس میں داعش ہے اور دوسرے اور سے دہشت گرد گروپ، اور جس میں پاکستان کا کنسرن TTP کے متعلق ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر یہ اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر 9/11 جیسے جو دشمن ہیں امریکہ کے ان کا راج ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جب 9/11 کا اٹیک ہوا تو اس وقت بھی یہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ تھی، لیکن طالبان کلیم کرتے ہیں کہ ان کا پورے افغانستان کے اوپر اس وقت کنٹرول نہیں تھا، لیکن اس وقت ہمارے تمام ریجن کے اوپر، یعنی کہ ان کے افغانستان کی جو تمام ٹیریٹری ہے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، اور کوئی بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ کابل سے لے کے واہ خان تک ہم سب ایک ہی ہیں، اور ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں جو بھی انٹر ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا۔ بہرحال جی، پاکستان نے اور افغانستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ طالبان جو اس وقت ایک ایسے یعنی کہ بیانیے کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس میں وہ اس طرح ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی تو وہ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ ہے وہاں پہ دہشت گرد گروپوں کی جو ہے وہ بہت بڑی موجودگی، اور جس کو امریکن نے اور پاکستان کے اور یونائٹڈ نیشن میں جو رپورٹیں پیش ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان اس وقت ایک دفعہ پھر دہشت گرد گروپوں کا مرمہ بن چکا ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس وقت، پاکستان کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کو بھی اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ ہم نے اس ایک گروپ کو گورنمنٹ میں لا کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ پورے افغانستان کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ افغانستان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور یہ اب ایک طرح کی کرائے کی آرمی ہے جس کو جس طرف چاہے یہ لوگ جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جناب یہ سمجھے نقصان ہوا ہے کہ ہمارے پالیسی میکر نے ایک دفعہ پھر اپنی پالیسی کو بدلنا شروع کر دیا ہے، جو یقیناً جنگ و جدل میں سے گزرے گی اور خش و خاش کی طرح ان تمام پاکستان کے دشمنوں کو بہا کے لے جائے گی، کیونکہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے تمام ڈیفنس انالائز قربانی دینا جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا اصلی دشمن کون ہے، اور وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا دشمن جو ہم سے کشمیر کی خود ارادیت کے بدلے بلوچستان میں لے رہا ہے، تو بلوچستان سے لے کے وہ افغانستان کے ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے کہ جس کو ہم نے 17 سال کے بعد بنگلہ دیش میں شکست دی، اور آج وہ پھر افغانستان میں ہمارے در پہ ہے۔ تو یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے کہ ایک طرف اگر ہم نے بنگلہ دیش کو واپس لے لیا تو دوسری طرف انڈیا نے افغانستان میں اپنے پہنچ با لیے، اور ان لوگوں کو اگر 1 بلین مل رہا تھا تو ان کو 10 بلین دے کے اپنی طرف کر لیا، کیونکہ افغانستان کی ہسٹری یہی رہی ہے اور ان کا یہی کام رہا ہے کہ جو ان کو پیسہ دے گا اسی کی طرف ہو جائیں گے۔ بہرحال ٹرمپ صاحب نے اپنی تمام پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو اندرونی مسائل ہیں ان میں سے بھی نپٹنا شروع کر دیا ہے، اور ٹرانسجینڈرز یعنی کہ جو سمجھیں جن کو کہا جاتا ہے کہ لیڈی بوائز، ان کو کیونکہ آرمی میں بہت زیادہ تقویت دی گئی تھی، اب ان کو فرق کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ صرف ایک ہی جینڈر اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہوگا صرف اور صرف یعنی کہ میل اور فیمیل۔ تو اب یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلد ہی وہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح پاکستان میں سویلین لاء کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ملٹری میں بھی وہی ہو، ملٹری لاء کو کبھی بھی سویلین کے اوپر نہیں لانا چاہیے، تو امریکہ میں بھی یہ ابھی جنگ چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ ٹرمپ کی شکل میں ایک نیا امریکہ ہوگا، اور ریجنل میں اس کا ایک نیا اثر رسوخ ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے جنگیں نہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، بلکہ بہت سے کانفلکٹس جو چل رہے تھے جیسے یوکرین اور غزہ کی وار چل رہی تھی، اس میں اس نے تمام فری کو مجبور کر کے ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا، اور اس کا رزلٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ بھی بند ہو گئی، اور ادھر پوتن صاحب بھی جو ہے وہ
समझे कि ट्रंप से मुलाकात के बाद वो भी इस जंग को, यूक्रेन की बेफ़ायदा जंग को बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। और सिर्फ अब ट्रंप साहब जो यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये बताया कि अब नया एशिया होगा, नए एशिया में हमारी पॉलिसियाँ होंगी और हम अमेरिका से बैठ के उसको कंट्रोल करेंगे। अब वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ पहले भी मल्टीपर्पज़ होती हैं और वो कभी यूएस एड को इस्तेमाल करते हैं, तो कभी जनाब वो रेमंड डेविस को इस्तेमाल करते हैं, तो कभी वो CIA के जो एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने पाले होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, खा वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो या वो हमारे सियासतदानों की शक्ल में हो या वो किसी भी इदारे से तल्लुक़ रखते हैं, वो अपने बूट्स को इस्तेमाल करते हैं और जब उनको किक आउट करने का टाइम आता है तो उसको किक करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर हम सब देखते हैं कि बहुत सी चलती हुई गवर्नमेंटें बदल जाती हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान में रजीम चेंज का खूनखार शख्साना देखा और डोनाल्ड लू के एक ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नमेंट बदल दी गई और चलती फिरती इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की को 20 साल 100 साल पीछे ले जाया गया और 6.6 की तरक्की को रोक लिया गया, क्योंकि किसी को इस बात से गर्ज नहीं थी कि पाकिस्तान पत्थर के दौर में जाएगा या पाकिस्तान 21 सेंचुरी में आ गया होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि अफगानिस्तान में अमन के बाद आने के बाद पाकिस्तान को जो उसका फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो रिलेशनशिप बन जाए कि दोनों ब्रदर कंट्रीज में कभी भी जंग ना होने का कोई सवाल ना हो। और वैसे भी आपको पता है कि अफगानिस्तान की वेस्ट मेजॉरिटी के लोग जो हैं अभी तक पाकिस्तान में अपना लिए हुए हैं और पाकिस्तान हमेशा उनको डेडलाइन देता रहता है कि मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए और जाके अफगानिस्तान की तमीर तरक्की में हिस्सा लीजिए। लेकिन अफगानिस्तान के गैरतमंद लोग हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही अपनी गैरत के ज़रिए रहना चाहते हैं, वो वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि पत्थरों से सर फोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कि तालिबान ने बहुत कोशिश की है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को वहाँ पर लाया जाए। उसके हम देख रहे हैं कि चाइना को उसने सबसे पहले दावत दी और चाइना अपने समझ लेके अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को लेके अफगानिस्तान में पहुँच गया और उसने माइंस का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब ये कहाँ तक होगा, कितनी तरक्की होगी अफगानिस्तान में, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर तालिबान ने अपने अपने रुख को सीधा ना किया तो पूरी दुनिया को मानने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया 9/11 से पहले वाली नहीं है, दुनिया बदल चुकी है और तालिबान को भी बदलना होगा। वरना हम समझ रहे हैं कि जल्द या बदीर वहाँ पे किसी और के कदम पड़े होंगे, क्योंकि कोई मुल्क इस वक्त नहीं चाहेगा कि तालिबान के मुल्क में अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जो वो उठें और एक दफ़ा फिर किसी और जगह के ऊपर फसाद बर्पा कर दें। लेकिन ये अब क्योंकि अब ये दुनिया में पॉलिसी नहीं बदल चलने वाली, अब उनको बदलना होगा और वक्त के साथ साथ चलना होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ अब रहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।